हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पोरवाल मैम क्लास। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? अच्छे हो? तो आज हम अपने वीडियो में लेकर आए 9th क्लास का चैप्टर कृतिका का रीढ़ की हड्डी। ये जो चैप्टर है इसके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। इस चैप्टर में ज्यादा कैरेक्टर नहीं है, 6 कैरेक्टर हैं और एक लड़की के ऊपर है जिसकी शादी को लेके यहाँ बातचीत चल रही होती है। उसको देखने लड़के वाले आते हैं। बस यहीं ये देखिए तो इस 6 लोगों के बीच एक घर में ही है पूरा चैप्टर लिखा गया है। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 3rd है कृतिका का, इसका नाम है रीढ़ की हड्डी। ये 7 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला है राम स्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी। अच्छा, जो पहला नाम है जो राम स्वरूप लिया गया है, ये राम स्वरूप एक उमा नाम की जो लड़की है उसके पिता का नाम है। उमा कौन है? उमा इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर है, यानी कि जिसको देखने लड़के आ रहे हैं, उस लड़की का नाम है उमा। तो राम स्वरूप उस उमा के पिता हैं यहाँ पर। सेकंड पॉइंट है राम स्वरूप और प्रेमा की चिंता। राम स्वरूप और प्रेमा, राम स्वरूप तो बता दिया कौन है, ये उमा के फादर है और प्रेमा उमा की माँ है। अब प्रेम चिंता क्या है? जो उमा है थोड़े नए ख्यालात की लड़की है, जो बीएससी कर रही है, बट जो लड़के वाले उसको देखने आते हैं उनके सामने ये बताया जाता है कि वो मैट्रिक का मीन हाई स्कूल पास। तो ये चीज उनसे लड़के वालों से छुपा कर रखी जाती है। प्लस जब लड़की वो पढ़ी हुई होती है तो थोड़ी एक्टिव होती है, स्मार्ट होती है, बट उससे कहा जाता है थोड़ा शर्माने, पुराने ख्यालात, मतलब पुराने टाइप की जैसी लड़कियां होती है, शर्मीली टाइप में, ऐसा कहा जाता है। पर वो इन चीजों के लिए तैयार नहीं होती। तो हम धीरे धीरे ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ 3rd पॉइंट आता है गोपाल और शंकर का आगमन। तो गोपाल कौन है और शंकर, ये लड़के और लड़के के पिता का यहाँ पर नाम दिया गया। गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप का हंसी मजाक। तो यानी जो लड़के के पिता हैं उनका नाम है गोपाल प्रसाद। तो जब जैसे 2 लोग मिलते हैं तो कुछ हंसी मजाक होता है, अपने अपने जमाने की बातें करते कि हमारे टाइम में तो ऐसा हुआ था, अरे वो हुआ था, तो अपने अपने टाइम की घटनाएं करते, थोड़ी हंसी मजाक होता रहता है। 5वां पॉइंट आता है लड़की की खूबसूरती और पढ़ाई के बारे में विचार। यानी तो जब लड़के वाले आते तो लड़की के माता पिता होते तो अपनी बेटी के बारे में बोलते हैं कि हमारी बेटी इतनी सुंदर है, उसने ये कर रखा है, तो उसकी तारीफें की जाती हैं। 6 पॉइंट आता है उमा, और 6 पॉइंट है हमारा उमा से पूछताछ। यानी कि जब लड़की सामने चाय नाश्ता लेकर आती है, सामने गोपाल दास के बैठती है, तो उमा से कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। इस पॉइंट में है। लास्ट आता है उमा की डांट फटकार। यानी कि जब पूरा दृश्यांत यहाँ पर हो जाता है पूरा, उसके बाद जो उमा होती है, उमा मतलब जो लड़के की सच्चाई यहाँ पर बोलती है, तो उमा जो उस लड़के को सच्चाई बोलते हुए उसको डांटती है, तो उसकी जो हकीकत है वो सबके सामने बताती है। तो इस बारे में दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट हम अपना स्टार्ट करते हैं राम स्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी। तो यानी जैसे हमें मालूम वो तो लड़की को देखने आया था, अदरवाइज हमारे थोड़े बहुत भी मेहमान आते हैं तो हम अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, प्लस अच्छे से अच्छा चाहते हैं कि उन्हें चाय नाश्ता करा, जितना हमारा बजट है, जितना हम उनका आदर सत्कार कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर तो बेटी को देखने आए तो जाहिर सी बात है आदर सत्कार में कोई भी कमी करना वो नहीं चाहते होंगे। तो जो रीढ़ की हड्डी एक है, क्या ये व्यंग है? व्यंग होता है जहां हंसी मजाक है थोड़ा सा। इसमें समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया। लड़कियों मतलब पुराना टाइम क्या था, पहले लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना उचित नहीं समझते थे। क्या था, ये उनकी मान्यता थी पहले के टाइम में कि लड़कियों को बस लिमिटेड पढ़ा दो, हाई स्कूल इंटर करा दो, उन्हें करना क्या है घर के काम। और ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां क्या होती हैं, घर में रह नहीं पाती, उनको आजादी चाहिए, घर में मतलब एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, हर चीज में ऑब्जेक्शन उठाती हैं। तो कोई भी लड़के वाले नहीं चाहते थे कि उनके घर में ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की आए। तो इसलिए उस जमाने में लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखाया
नहीं जाता था। तो ये उसी समय की बात है। तो हमारा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। राम स्वरूप द्वारा मेहमानों के स्वागत की तैयारी। तो ये नाटक है, पूरा किया जा रहा है प्ले। तो यहाँ पर पर्दा खुलने पर राम बाबू स्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष को सजा। अतिथि कक्ष यानी जो ड्राइंग रूम होता है जहाँ पर बैठक होती है उसको सजा रहे हैं। वे तख्त बिछाकर नौकर को दरी चादर लाने का आदेश, यानी एक बेड बिछा रखा है, तख्त बोलते हैं जिसको, तख्त तख्त बोलो, छोटा सा बेड बोलो, उस पर मतलब कालीन लो, दरी अरी बिछा के अच्छे से सुंदर सी बेड शीट बिछाने के लिए अपने नौकर को लाने के लिए कहते हैं। नौकर बिछाने की चादर की बजाय मालकिन प्रेमा से मालिक की धोती मांगता है। बट यहाँ पे क्या होता है, राम स्वरूप होते हैं अपने नौकर से कहते हैं तख्त पर बिछाने के लिए चादर, बढ़िया वाली दरी और चादर, पर जो नौकर उनका होता है वो मालकिन से क्या मांगता है, मालिक की यानी कि राम स्वरूप के लिए धोती। चादर मांगा गया था पर वो गलती से भूल जाता है और राम स्वरूप के लिए धोती मांगता है। इस पर मालकिन गुस्सा करती हुई वहां आती है। अब यहाँ पे जो मालकिन थी गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो धोती मांगता है। तो अब यहाँ आता है राम स्वरूप और प्रेमा की चिंता। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट, जहां पर एक पॉइंट खत्म होगा उसके बाद ही हमारा कोई भी कहानी में हमने तोड़ मरोड़ नहीं किया है, कोई भी पॉइंट बीच में नहीं रखा है। जो जहां से खत्म होगा अगला पॉइंट हमारा वहीं पर स्टार्ट होगा। तो सेकंड पॉइंट है राम स्वरूप और प्रेमा की चिंता। अब देखिए, राम स्वरूप प्रेमा को बताते हैं कि उसने बिछाने के लिए क्या मांगी थी, चादर, और नौकर क्या लेके आया, राम स्वरूप की धोती। प्रेमा नौकर को अलमारी की चादर लाने का आदेश देती है। राम स्वरूप कमरे में हारमोनियम भी रखवाते हैं। हारमोनियम मतलब दिखाने के लिए कि बेटी हमारी कितनी संस्कारी, उसे भजन कीर्तन भी आते हो। भजन कीर्तन आने का मतलब यानी हारमोनियम रखा है तो वो बजा भी लेती है और उसे भजन कीर्तन आती, मतलब संस्कार दिखाने के लिए। तभी प्रेमा बताती है कि बेटी उमा तो रूठी हुई है। बेटी उमा यानी जिसको देखने लड़के आ रहे हैं, वह ना तो पाउडर लगाने को तैयार हो ना शादी के लिए उत्साहित। मतलब जो लड़की है वो तैयार नहीं है अभी शादी करने के लिए, तो वो क्या है, अभी रूठी हुई है। राम स्वरूप पत्नी को कहते हैं बेटी को संभालने समझाने की जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी। यानी बेटी को समझाने और संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है, माँ की होती है। पत्नी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहती है, यह काम पति पर डालती हुई, मतलब अपना बचाव करते हुए कहती है, उस पति के ऊपर ही उल्टा आरोप कह देती है कि उसे इतना पढ़ाने लिखाने की जरूरत ही क्या थी, वह एंट्रेंस पास कर लेती, इतना ही काफी था। मतलब वो अपना जो मतलब अपने ऊपर से आरोप हटाते हुए पति पर डालती है कि किसने कहा था उसको इतना पढ़ा लिखाने के लिए कि आज वो इतने ड्रामे कर रही है। अगर कम पढ़ाया होता तो शायद इतना वो नहीं करती। फिर राम स्वरूप अपनी पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें समझाया थी कि हमें उमा की पढ़ाई को छिपाना है। जैसा कि मैंने बताया ना, तो यहाँ पर जो उसकी पढ़ाई है वो यहाँ क्या रखनी है, छिपा कर रखनी है। तुम फिर भी एंट्रेंस का नाम मुंह पर ला रही हो। राम स्वरूप आने वाले अतिथि गोपाल प्रसाद के बारे में बताते हैं। गोपाल प्रसाद यानी लड़के के पिता जो देखने आ रहे हैं, कि वे यूं तो वकील हैं और सभा सोसाइटियों में जाते, मतलब जो उसके होने वाले ससुर हैं एक मतलब पढ़े लिखे हैं, काम से वो पेशे से वकील है, सोसाइटियों में उनका उठना बैठना है, बड़े बड़े लोगों में, अच्छे लोगों के बीच, परंतु बहू वो अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहते। जैसे कि कैसे दकिया उनूसी ख्याल हैं उनके, मतलब पुराने ख्यालात हैं। उनका बेटा तो बाप से भी आगे है, वह बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। मतलब जो लड़का है वो बीएससी कर चुका है और अब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, परंतु लड़की वह भी कम पढ़ी लिखी, मतलब लड़के की भी यही इच्छा है कि लड़की जो हो वो कम पढ़ी लिखी हो। इतना बताकर राम स्वरूप पत्नी को कहते हैं वह बेटी उमा को समझा बुझाकर ठीक ढंग से नीचे ले आए। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट तो खत्म हो जाता कि किस बात की चिंता थी दोनों की,
तो हम यहाँ बता चुके। थर्ड पॉइंट है गोपाल प्रसाद और शंकर का आगमन। शंकर कौन है? उस लड़के का नाम। नौकर बताता है कि बाहर कोई अतिथि आए हुए हैं। नौकर बाहर बताता है कि कोई अतिथि आए हुए हैं। वे जल्दी से हारमोनियम को ठीक जगह पर रखते हैं और नौकर को मक्खन लाने, मतलब तैयारी जो हो रही थी नाश्ते की, उसमें टोस्ट तो हो गए थे, बट टोस्ट पर लगाने के लिए उनके पास उस समय क्या नहीं था? मक्खन। तो वो मक्खन लेने के लिए वहां पर क्या करते हैं? नौकर को भेजते हैं। बट जैसे ही नौकर वो मक्खन लेने के लिए जाता है और अधूरे रास्ते से वापस आता है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ मेहमान उसके घर आ रहे हैं और मेहमान के आने की तो तैयारी वहां चल ही रही थी, तो वो आधे रास्ते से वापस आ जाता है दौड़कर और कहता है अपने मालिक से कि कुछ अतिथि आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो रामस्वरूप हारमोनियम वगैरह ठीक जगह पर जल्दी जल्दी से सेट करते हैं और बाहर आते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ प्रवेश करते हैं। रामस्वरूप नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं तथा उन्हें बिठाते। शंकर लड़के की रीढ़ हड्डी कुछ झुकी हुई थी। रीढ़ की हड्डी यानी जो पीछे वो हड्डी हुई थी वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। मतलब जो रामस्वरूप है उन लोगों को वहां बैठाते हैं तो थोड़ा सा उन्हें महसूस होता है कि लड़के की जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी झुकी हुई है। कुशल क्षेम पूछने के बाद रामस्वरूप शंकर से पूछते, मतलब सब कुशलता पूर्वक पूछने के बाद, हालचाल पूछने के बाद जो रामस्वरूप है शंकर से पूछते हैं लड़के से कि अब उसकी पढ़ाई की आखिरी साल होगा। शंकर बताता है कि नहीं, उसके 2 साल अभी और शेष हैं। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि वास्तव में यह 1 साल बीमार हो गया था, मतलब अभी उसका 2 साल बाकी है क्योंकि 1 साल वह बीमार हो गया था। अब हमारा यहाँ पर होता है गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप का हंसी मजाक। गोपाल प्रसाद अपने जमाने की बातें याद करते हुए कहते हैं, इस जवान उम्र में स्कूल से जाकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे हम, मतलब अपने ज़माने के कि हम इस उम्र के थे, मतलब अपने लड़के की उम्र में थे तो स्कूल से जब घर जाते तो दर्जनों कचौड़ियाँ खा लिया करते थे। फिर भी खाने के समय क्या लगती थी? भूख लगाती थी। उस जमाने की तरह खेल की सुविधाएं आज नहीं है, फिर भी उनकी पाचन शक्ति बहुत थी। फिर वे पढ़ने लिखने का रौब दिखाते हुए कहते हैं कि एक बार पढ़ने बैठते थे तो 12 घंटे तक पढ़ते थे। उनके जमाने में मैट्रिक पास भी आज के एमए से अच्छी अंग्रेजी लिखता है। अपने टाइम की वो बातें करते इस तरीके से कि हमारे टाइम में मैट्रिक भी अगर जिसने पास कर ली तो आज का जो एमए किया हुआ बच्चा उससे अच्छी इंग्लिश वो लिख लेता है। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करते हैं। समर्थन यानी कि हाँ, उनका पूरा हमें हाँ मिलाते, साथ देते हैं। तो शंकर ही करता है, यानी हल्का हल्का हंसने लगता है। अचानक गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहता है कि अब सीधे बिजनेस की बात कर ली जाए। रामस्वरूप बिजनेस शब्द सुनकर घबरा जाते हैं। फिर वह पीछे वाले कमरे से चाय और मिठाई नाश्ते की ट्रे उठाने चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद शंकर से कहते हैं, मकान वकान देखकर हैसियत तो ठीक लगती है, देखते हैं लड़की कैसी है। फिर वह शंकर को सीधे बैठने के लिए कहता है, बैकबोन सीधी करने के लिए। बैकबोन यानी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा करने के लिए। जैसे ही रामस्वरूप नाश्ते के लिए आगे वाले कमरे में जाते हैं चाय नाश्ता के लिए, तो वो अपने बेटे से जो गोपाल दास थे शंकर से बोलते हैं कि देखने में घर परिवार तो अच्छा लग रहा है, तो लड़की अब कैसी है ये और देख लिया जाए। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी हमारा फिनिश होता है। 5वां पॉइंट होता है लड़की की खूबसूरती और पढ़ाई लिखाई के बारे में विचार। तो ये पॉइंट्स जो है आप अच्छे से अपने देख लें, इनको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बेस पे पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर लड़की की खूबसूरती, इधर उधर की गप्पे के चलते लड़की की खूबसूरती की चर्चा होने लगी। रामस्वरूप कहता है कि हमारे जमाने में खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता था। वह शंकर से पूछता है, शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। जो रामस्वरूप है वो शंकर से पूछते हैं,
मतलब शादी करने के लिए क्या चीज जरूरी होनी चाहिए? खूबसूरती। तो कितनी होनी चाहिए, मतलब लड़की ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, इस टाइप से वो प्रश्न करता है। गोपाल प्रसाद बात को काटते हुए कहते हैं, लड़की का खूबसूरत होना निहायती जरूरी है। निहायती यानी बहुत जरूरी है, चाहे इसके लिए उसे पाउडर वगैरह ही क्यों ना लगाना पड़े, क्योंकि घर की औरतें सजी नहीं होती। घर की औरतें राजी नहीं होती। गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई के बारे में स्पष्ट कहते हैं, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। उनका बेटा शंकर भी समर्थन करता है। जी हाँ, कोई नौकरी नहीं करवानी हमें, मतलब लड़का भी हमें यहाँ कहता है कि हमें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, हमें उस लड़की से कोई नौकरी नहीं करानी, बट जो लड़की है वो कैसी होनी चाहिए? सुंदर। गोपाल प्रसाद कहता है, लोग कहते हैं कि जब लड़कों को बीए एमए पढ़ाया तो बहुएं भी तो ग्रेजुएट ले, परंतु क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक ही बात है? मर्दों का काम है पढ़कर काबिल होना, मगर औरतों की अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी तो पॉलिटिक्स पर बहस करने लगेंगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी। यहाँ पर जो गोपाल दास है तो वहां पर अपना एक तथ्य रखते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर लड़का आपका बीए एमए है तो लड़की भी ग्रेजुएट होनी चाहिए, पर क्या मतलब है इस बात का? क्योंकि लड़के का तो चलो समझ में आता है, क्योंकि उसको बाहर जाके जॉब करना है, नौकरी करना है, इसलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी। अगर लड़की भी पढ़ी लिखी होगी, घर में अंग्रेजी पेपर पढ़ेगी, बाद में क्या होगा, घर में दोनों बैठ के क्या है पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे और इससे क्या होगा, घर में बहस होगी। तो उनको ये आवश्यक नहीं लगता कि बहू का पढ़ा लिखा होना ज्यादा जरूरी है। और घर गृहस्थी कौन संभालेगा? वे तर्क देते हैं, जनाब मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। मतलब वो दो तीन ऐसे तर्क देने लगते हैं कि पंख किसके होते हैं? मोर के, मोरनी के नहीं, और बाल किसके होते हैं? शेर के, शेरनी के नहीं। कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीजों में आती है। तो यहाँ पर हमारा ये 5th पॉइंट भी खत्म हो गया कि यहाँ पर मतलब इस पॉइंट में जो राइटर है वो साफ साफ बता रहे हैं कि गोपाल दास जो था उसको सिर्फ लड़कियों की सुंदरता पसंद थी। बहू जो हो सुंदर तो होनी चाहिए, बट पढ़ी लिखी नहीं हो तो भी चलेगा। अब हमारा 6 आ रहा है, उमा से पूछताछ। और जब लड़की नाश्ता लेकर अंदर आ जाती है, बैठती है वहां पर, तो नाश्ता समाप्त होने के बाद राम स्वरूप पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी उमा पान की तश्तरी लेकर वहां आती है। तश्तरी मीन्स प्लेट। उसके कपड़े सादे हैं, गर्दन झुकी हुई है। सादे कपड़े मतलब वो ज्यादा टिप टॉप करके नहीं आती, तामझाम नहीं करती, सिंपल सादे से कपड़े हैं और गर्दन झुकी हुई है। और आंखों पर क्या है? चश्मा। अच्छा, यहाँ चश्मा से क्या आया? क्योंकि जो राम स्वरूप होते हैं चश्मा के लिए मना करते थे, इसलिए मना करते क्योंकि क्या माना था, लड़की चश्मा लगाती तो यानी जाहिर बात है कि वो पढ़ी लिखी है, पर वो क्या है यहाँ पर चश्मा लगाकर वो आ जाती है। चश्मा देखते गोपाल दास और शंकर चौंक पड़ते हैं। राम स्वरूप सफाई पेश करते हैं कि पिछले महीने उसकी आंखें दुखने लगी थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए ये चश्मा लगा दिया गया है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक बहाना बना देते। राम स्वरूप के कहने पर उमा हारमोनियम के पास बैठती है। गोपाल प्रसाद को उमा की चाल ढाल चेहरा पसंद आ जाता है। वे उमा से कुछ गाने को कहते हैं। उमा मीरा का भजन सुनाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। उसके स्वर में तल्लीनता और मधुरता है, मतलब उसे गाना गाने के लिए बोला जाता है तो हारमोनियम पर वो गाना गाती है, और गाना जो होता है गोपाल दास को बहुत अच्छा लगता है। अचानक उमा की आंखें शंकर की ओर झपकती हैं। झपकती है मतलब जो उमा की आंखें होती एक पल के लिए वो शंकर को देख लेती हैं। उन झुकी हुई नजरों से जैसे ही वो शंकर को देखती है, वह गाते गाते वहीं पर उस समय रुक जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते,
क्या इसे पेंटिंग वेंटिंग भी आती है? राम स्वरूप कहते हैं कमरे में टंगी सारी तस्वीरें इसी ने बनाई हैं। फिर सिलाई के बारे में पूछा। राम स्वरूप कहते हैं घर के सारे कपड़े, यहाँ तक कि उसकी कमीजें भी किसने सिली हैं? उमा ने सिली हैं। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि बेटी कुछ इनाम विनाम भी जीती है? उमा चुप रहती है। राम स्वरूप सफाई देते हैं, यह बेचारी शर्माती है। उमा की डांट फटकार। मतलब यहाँ पर जो भी सवाल किए जा रहे थे लड़की के बारे में, तो लड़की जवाब ना देकर कौन दे रहा था? उसके पिता दे रहे थे। तो इस बात से भी जो गोपाल दास होते हैं थोड़े से अचंभित हो जाते हैं। तो हाँ, अब हमारा यहाँ पर लास्ट पॉइंट चल रहा है उमा की डांट फटकार। गोपाल प्रसाद रूखे स्वर में कहते जरा इसे भी तो अपना मुंह खोलने दीजिए। मतलब जवाब जो थे गोपाल दास जितने कह रहे थे राम स्वरूप दे रहे थे, तो वो गोपाल दास को थोड़ा सा मतलब अचंभित होकर कहते हैं कि जवाब आप इसको भी देने दीजिए, इसको भी मुंह खोलने दीजिए। उमा द्वर स्वर में कहती है क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना ये महाशय जी मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल करा? मतलब जो उमा होती है वो ये कहती है कि जिस तरीके से दुकान पर हम जाते हैं, कोई चीज हमें दिखा दी जाती है तो चीज से नहीं पूछते, तो लड़की यहाँ पर वो यही कह रही, उसी तरीके से हम लड़कियों से को भी सामने वाले को दिखा दिया जाता, हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा। तो क्या हम इतनी बेबस है, हमारे कोई दिल नहीं है, हमें कोई दर्द नहीं होता? गोपाल प्रसाद उमा की बातों को अपमानजनक मानते। तो गोपाल दास को ये शब्द क्या लगते हैं? अपमानजनक, उनकी बेइज्जती, इंसल्ट। उमा कहती है आप जो इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, जरा अपने इन शहजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे? मतलब वो गोपाल दास से कहते हैं कि आप मेरे बारे में इतनी देर से मुझे मेरी चाल देखी, खूबसूरती देखी, मेरे बारे में सब कुछ टाल मटोल करके क्वेश्चन कर रहे थे, चाल ढाल देख रहे थे। क्या आप बता सकते हैं कि आपका बेटा जो है वो फरवरी के महीने में गर्ल्स हॉस्टल के बाहर क्या कर रहा था, और वहां से कैसे भगाए गए? पूछिए जरा। गोपाल प्रसाद पूछते हैं तो क्या तुम पढ़ी लिखी हो? मतलब जब वो हॉस्टल वाली बात करते हैं तो कहते क्या तुम पढ़ी लिखी हो? उमा कहती जी हाँ, मैं बीए पास किया है और चोरी नहीं है, ना ही आपके पुत्र की तरह झांक कर कायरता दिखाई है मैंने। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। तो गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई के बारे में सुनकर उखड़ जाते मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि उनसे इतना बड़ा झूठ, मतलब सच छुपाया गया कि लड़की जो है पढ़ी लिखी है। वे इसे सरासर धोखा कहते हैं। बीए पास, ओह गजब हो गया, इतना बड़ा झूठ कि झूठ का कोई ठिकाना नहीं है। वे वापस जाने लगते हैं। उमा आखिरी चोट करती हुई कहती, मतलब आखिरी थोड़ा सा और अपमान करती हुई कहती है जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये तो पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी कि बैकबोन। गोपाल प्रसाद अपमानित होकर वापस चले जाते हैं। राम स्वरूप धम से सोफे पर बैठ जाते हैं और यहाँ पर नाटक कांत होता है और जो बोला जाए मंच का पर्दा गिरा दिया जाता है। तो हमारे चैप्टर में आज तो खैर ये नहीं रहा, आजकल तो ये लड़कियां ऑलरेडी इतनी तेज हैं, माँ बाप एक तरफ शांत बैठते, लड़कियां बहुत तेज हैं। तो ये चैप्टर आज के टाइम का पर सूट नहीं करता एक तरीके से, ये आपकी पढ़ाई तक ही है, इसमें आज के टाइम से कुछ नहीं है। ठीक, तो आज का चैप्टर हम यहीं खत्म करते हैं। अपने नए चैप्टर के साथ अपने नए वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक एंड कमेंट्स जरूर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।